हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो आपके 75 प्लस क्वेश्चन हम देखेंगे, 75 से ज्यादा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं विद आंसर। ठीक है, और कुछ बेसिक्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये वाला जो चैप्टर है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उस वाली बुक का है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पहली बात तो एक चीज समझ लो, बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हर बार हम किसकी बात करेंगे? इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। और इंडस्ट्रीज क्या होती है? इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा दो चीज ध्यान देनी है। कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल। क्या इस्तेमाल करते हैं? रॉ मटेरियल। और फिर उस रॉ मटेरियल की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग होने के बाद बन जाता है फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड बन जाता है ना। ये होता है इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आया आपको? फॉर एग्जांपल, सपोज अगर चीनी बनानी है ना, तो चीनी कहाँ बनती है? शुगर मिल में बनती है। कहाँ पर बनती है? शुगर मिल में। रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हैं? शुगर केन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग। फाइनली क्या बन जाती है? शुगर बन जाती है। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब। अंडरस्टूड? आई होप अब आपको समझ में आएगा। तो बार बार हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, तो इसमें ध्यान रखना, इंडस्ट्री तो एक्चुअली क्या है? एक लोकेशन होती है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जहां पे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। जिस जगह पर किया जा रहा है वो इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज टिस्को एट जमशेदपुर स्टेब्लिश्ड? टिस्को को जमशेदपुर में कब स्टेब्लिश किया गया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में टिस्को को स्टेब्लिश किया गया था 1907 में। और ये कहाँ पर है? आपका झारखंड में। ध्यान रखना, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। कमेंट करके बताना है झारखंड की कैपिटल क्या है। क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और लेबर के आधार पर इंडस्ट्री हमारी ये चार टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है कॉटेज इंडस्ट्री, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेम द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है? तो वो है बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेंगलोर को हम बोलते हैं सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कमेंट करके बताना है कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है। ठीक है, ये चीज आपको पैरेलल में करनी है। क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री हमारी चार प्रकार की होती है: कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं उसके आधार पर इंडस्ट्री किस किस टाइप की होती है? तो बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज? किस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है? तो वो है आपका तमिलनाडु। क्लासीफाई द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है? तो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड। अगर किसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रीकल्चर बेस्ड, फॉरेस्ट से आ रहा है फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल से आ रहा है मिनरल बेस्ड, और इंडस्ट्री से ही आ रहा है तो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैंने अभी बताया था, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेम टू सबसेक्शंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नीचे जो इसके सब सेक्शन है उनका नाम बताइए। तो हैंडलूम सेक्टर और मिल सेक्टर। विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? ये क्वेश्चन बार बार आएगा, एमसीक्यू में भी घुमा के दे सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रभावित करते हैं? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, पावर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, लेबर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हिस्टोरिकल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। नेम टू रिवर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू टिस्को। टिस्को को पानी प्रोवाइड करने वाली रिवर्स के नाम बताने, तो खारकई और सुवर्ण रेखा। राइट द नेम ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है? ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ भी सकते हैं। आयरन और कुकिंग ऑयल, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज, फायर क्ले, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयरन एंड स्टील? इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कितने टाइप के आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं? दो टाइप की, लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील मिल्स। एक्चुअली क्या, मिनी स्टील मिल्स में आप सबको पता है स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इनको कहीं भी लोकेट किया जा सकता है, मेनली इनको मार्केट के पास स्टेब्लिश करते हैं। और लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं? इसमें कंप्लीट प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप का बड़े बड़े प्लांट होते हैं। और ये मिनी स्टील मिल्स जो होती है छोटी छोटी होती है, कहीं भी इनको स्टेब्लिश किया जा सकता है। और इसमें रॉ मटेरियल में आयरन और इस्तेमाल नहीं करते, जबकि स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं।
जो आपका कबाड़ा होता है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स लिमिटेड? इसका पहला नाम क्या था, इनिशियल नाम क्या था विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स का? तो ये था मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। कहाँ पर है ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। Which steel plants were set up with the help of foreign companies during second 5 year plan? आप सबको पता है सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, जो 1956 से 1961 के बीच में चलता है। कमेंट करके बताना है 5 ईयर प्लान बनाने का काम इंडिया में कौन सी एजेंसी करती थी उस टाइम पर, है ना। तो 3 प्लांट बनाए गए थे विदेशी कंपनियों की मदद से। पहला बनाया गया था राउरकेला। राउरकेला को बनाया गया था उड़ीसा की मदद से। किसकी मदद, सॉरी, राउरकेला उड़ीसा में स्टेब्लिश किया गया था, है ना, राउरकेला। भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश किया गया था। और दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश किया गया था। राउरकेला को जर्मनी की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। भिलाई, भिलाई को रशिया या सोवियत यूनियन की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। और दुर्गापुर को इंग्लैंड या यूके की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। तो 3 प्लांट लगाए गए थे। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। विदेशी हेल्प की मदद से इनको स्टेब्लिश किया गया था। एचएसएल की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। एसएआईएल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल कब बनी थी? सेल बनी थी 1973। ऐसे ही एक कंपनी और है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बनी थी 1984। सेल के बाद बनती है गेल, ये चीज ध्यान रखना है ना। राउरकेला स्टील प्लांट कब सेटअप हुआ था? तो राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में सेटअप हुआ था। कहाँ पर है राउरकेला? ये उड़ीसा में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। किसकी मदद से बना था? जर्मनी की मदद से। देखो राउरकेला के बारे में एक ट्रिक याद रखना, रोग, क्या याद रखना है? रोग। आर का मतलब है राउरकेला, ओ का मतलब है उड़ीसा, और जी का मतलब है जर्मनी, ठीक है। रोग, राउरकेला जो प्लांट है वो 1959 में उड़ीसा में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जर्मनी की मदद से बना था। भिलाई, भिलाई, है ना। एक्चुअली क्या है, भिलाई और बोकारो, भिलाई और बोकारो, जितने भी बी आ रहे हैं ना, बी में आर लगा देना। बी आर का मतलब है रशिया, है ना। तो भिलाई प्लांट जो है इसको सेटअप किया गया था रशिया की मदद से, या कह सकते हो सोवियत यूनियन की मदद से, क्योंकि रशिया तो 1991 में बनता है। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप लिख देना, है ना। प्लेस क्या था? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। कब बना था भिलाई? 1959 में। तो ये 2 प्लांट में बी आ रहा है ना, ये बी जहाँ पे आता है समझ लेना बी आपकी कहाँ की है? रशिया की है, यूं समझ लेना। तो बी आए तो समझ लेना रशिया की मदद से, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट रशिया की मदद से, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1959 में। दुर्गापुर, अब आपको पता है दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है भैया? दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में फेमस है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट को यूके की मदद से वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश किया गया था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से, अंग्रेजों की मदद से, इस प्लांट ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1962। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट को हमने स्टेब्लिश किया था रशिया की मदद से, है ना। बी मैंने अभी बताया था ना, बोकारो आ जाए, भिलाई आ जाए, ये रशिया की मदद से। और 1964 में। कहाँ पर है बोकारो? झारखंड में। बोकारो कहाँ पे भैया? झारखंड में। वाइजेग स्टील प्लांट, वाइजेग आपने नाम सुना होगा। विशाखापट्टनम को हम क्या बोलते हैं? वाइजेग बोलते हैं। तो ये स्टील प्लांट पहली बात तो आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट है, पोर्ट के बेस पे प्लांट है, आधारित है। इसके आसपास आपको विशाखापट्टनम पोर्ट देखने को मिलेगा, और इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1992 में। क्वेश्चन बन सकता है इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट कौन सा है? तो बाइजेक बता रहा है। विजयनगर स्टील प्लांट कहां पर है? विजयनगर स्टील प्लांट आपका होस्पेट, कर्नाटक में है, होस्पेट। सलेम स्टील प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु में। सलेम जगह बहुत फेमस है भाई, ध्यान रखना, मैप में पूछा जा सकता है। सलेम कहां पर है? तमिलनाडु में। पहली कॉटन मिल कब स्टेब्लिश हुई थी? 1854 में। कहां पे स्टेब्लिश हुई थी? मुंबई में। पहली जूट मिल कब स्टेब्लिश होती है? 1 साल बाद। देखो पहले कॉटन आएगा फिर जूट आएगा, पहले सी आता है फिर जे आता है, इतना ध्यान रखना है ना। तो कॉटन मिल कहाँ पे? मुंबई में 1854 में। और जूट मिल कहाँ पे स्टेब्लिश होती है? 1855 में वेस्ट बंगाल साइड में स्टेब्लिश होती है, रिसर नाम की जगह पर, है ना। विच प्लेस इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक्चुअली मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। वहां पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है मैनचेस्टर का। सिमिलरली भारत में भी अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत होता है। शुगर इंडस्ट्री पे छोटा सा नोट, अब वैसे तो 3 नंबर का आएगा, पर एक एक नंबर के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। शुगर इंडस्ट्री पहली बात तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सीजनल इंडस्ट्री है, क्योंकि शुगर का सीजन गया शुगर केन का तो शुगर नहीं बनती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली जो शुगर मिल लगी थी बिहार में 1903 में लगी थी, है ना। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोनों का, शुगर केन का भी और केन शुगर का भी।
है ना। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के सब ग्रुप कौन कौन से हैं, तो पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स, सरफेस, इंटरमीडिएट। विच प्लेस इज नोन एज हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज किसको बोला जाता है, मुंबई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1991 में। आप सबको पता है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। कौन से रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब आए थे, 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 की बात कर रहा हूं मैं आपको। उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इसी समय पर आई थी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसी दौरान हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को लाए थे। ठीक है। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। विच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर अडॉप्टेड इन 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों को दे देना। प्राइवेट कंपनी चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। डोमेस्टिक मतलब देश की हो या फिर विदेशी हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। सुएज कैनाल कब ओपन होती है, 1869 में। पहली जूट मिल कहाँ लगी थी, डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल। और 1855 में, मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होंगे। नेम द आयरन एंड स्टील प्लांट सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा आयरन और स्टील प्लांट है भैया, ये है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है ना, भिलाई बीसी, भिलाई छत्तीसगढ़, बीसी भिलाई छत्तीसगढ़, राइट। व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि रीजनल इम्बैलेंस को कम करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है, कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है, कुछ एरिया बहुत कम डेवलप है। तो जो एरिया कम डेवलप है वहां पे इंडस्ट्री लगाओ और उनको डेवलप करो। नेम द लार्जेस्ट सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में कौन कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है, तो महाराष्ट्र में है मुंबई और गुजरात में है अहमदाबाद। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। किस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इंडिया पहले नंबर पे आता है। अब हम ओनली एमसीक्यूज देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। लाइमस्टोन किस में यूज होता है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट। तो शुगर, जूट, एल्युमिनियम में नहीं होता, कहाँ पे होता है, सीमेंट में लाइमस्टोन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो इनमें से कौन सी एजेंसी है जो स्टील की मार्केटिंग करती है, सरकारी जो स्टील के प्लांट हैं, HAIL, SAIL, टाटा स्टील, MNCC। तो इसमें सही आंसर है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 1973 में बनी थी। ये मार्केटिंग करती है किसकी, स्टील की मार्केटिंग करती है सरकारी कंपनियों के लिए, स्टील की जो कंपनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। बॉक्साइट एक आपको पता है और है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम, किसमें किया जाता है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री में किया जाता है। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से बनता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इनमें नहीं बनता, सीमेंट, जूट, स्टील में नहीं बनता, नहीं यूज होता, सॉरी। मैंने बात फर्स्ट शुगर मिल स्टेब्लिश, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फर्स्ट शुगर मिल कहाँ पर लगी थी, बिहार में लगी थी। कब लगी थी, 1903 में फर्स्ट शुगर मिल। मैन्युफैक्चरिंग इज एक्टिविटी ऑफ दिस टाइप। मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप की एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है, ध्यान रखना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है इन चारों में से, आयरन, कॉटन, एल्युमिनियम, सीमेंट। तो देखो बस, सीमेंट एग्रीकल्चर से नहीं बनता, आयरन नहीं बनता, कॉटन बनता है भैया। कॉटन जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, या ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, उसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फर्स्ट कॉटन मिल कब सेटअप हुई थी, फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में सेटअप हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में सेटअप हुई थी। और एक चीज ध्यान रखना यार, कॉमन सी चीज ध्यान दे दो, है ना, तो दिक्कत कम आएगी। देखो, इंडिया का ये वाला सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट, और इंडिया का ये वाला सेक्टर है ईस्टर्न पार्ट। तो कॉटन का प्रोडक्शन तो किधर हुआ, वेस्टर्न वाले भाग में, और जूट का ज्यादा प्रोडक्शन किधर हुआ, ईस्ट वाले भाग में। जब कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इधर महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात की बात करेंगे, और जूट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल साइड की बात करेंगे, आसाम की बात करेंगे। ठीक है, तो पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1854 में मुंबई में, महाराष्ट्र में। और जूट मिल्स मेनली कहाँ पाई जाती है, मैंने अभी बताया था, जूट ईस्ट की साइड में मिलेंगी। और आपको पता होगा बहुत सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया हमारा 1947 में किधर चला जाता है, पहले हम इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, बाद में 1971 में पाकिस्तान, वो बांग्लादेश बोल देंगे। तो जूट मिल्स ज्यादातर इधर साइड में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल साइड में। और तो कौन सी जगह पर है, महानदी बेसिन, दामोदर बेसिन, हुगली बेसिन, कोसी। तो हुगली आपको पता है कोलकाता में, तो हुगली बेसिन के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है।
किसकी? जूट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज बेसिक इंडस्ट्री? पहली बात तो ध्यान दो, बेसिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? बेसिक इंडस्ट्री वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इंडस्ट्री मान लो ये है कोई बेसिक इंडस्ट्री, इसने जो फिनिश्ड गुड्स बनाया ना, फिनिश्ड गुड्स, ये किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसने आयरन बनाया, अब किसी कंपनी ने इसी आयरन को यूज किया और इससे टूल्स बना दिए, मशीन टूल्स बना दिए, इससे मान लो कुछ और कोई मशीन बना दी, समझ रहे हो? तो ये जो कंपनी है जो आयरन पे डिपेंड है अपने टूल्स मशीन से जो भी प्रोडक्ट है बनाने के लिए, ये खुद आयरन नहीं बनाती, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आयरन लेती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है उनको हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। तो एग्जांपल कौन सा आ जाएगा बेसिक इंडस्ट्री का? केमिकल इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं, एग्रो बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल है। इन विच स्टेट जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड? हमने अभी देखा था जमशेदपुर वाला प्लांट कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। वेस्ट बंगाल में कौन सा प्लांट है? दुर्गापुर प्लांट है। बिहार में तो कोई प्लांट है नहीं ऐसा। उड़ीसा में है, मैंने बताया था राउरकेला। कहाँ पे? उड़ीसा में। रोग मैंने ट्रिक बताई थी, राउरकेला उड़ीसा, किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। फुटलूज इंडस्ट्री आपको बताइए, जिनको कभी भी कहीं भी लोकेट किया जा सकता है, रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होती है, कहीं दुनिया के किसी भाग से इनके लिए रॉ पार्ट्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो फुटलूज इंडस्ट्री के एग्जांपल आयरन स्टील बिल्कुल नहीं है, कॉटन टेक्सटाइल बिल्कुल नहीं है, सीमेंट बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जांपल है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? तो सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? सबको पता है भैया, बेंगलोर को जानते हैं ना, बेंगलोर जो है। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पता है 1991 में आई थी, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये कह रहे कौन सा फीचर नहीं है? अबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल सही बात है, पहले के टाइम पे लाइसेंस राज चलता था, इसको खत्म कर दिया गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। इस पॉलिसी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि सरकार इंटरफेयर करेगी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये फीचर नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन? इंडस्ट्री की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए इनमें कौन सा फैक्टर नहीं है? पावर सप्लाई, पॉपुलेशन डेंसिटी, कैपिटल, मार्केट। तो देखो पावर चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मार्केट भी चाहिए, मगर पॉपुलेशन डेंसिटी कोई फैक्टर नहीं है इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है भैया? राउरकेला उड़ीसा में। कई बार आ गया ना रोग, राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कब अनाउंस किया गया था भाई? 1991, बताइए ना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं? रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, शुरुआत में हम देख चुके हैं। इट इज इकोनॉमिकल टू लोकेट इंडस्ट्रीज एट ए प्लेस वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स टू कंज्यूमर आर। अब बताओ कोई ये जगह है ना, तो यहाँ पर अगर मुझे इंडस्ट्री लगानी है तो मैं किस जगह पर इंडस्ट्री लगाऊंगा जहां पर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो या कम हो? बिल्कुल कम हो। डिलीवरी कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो? कम हो। यार प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी तो कंज्यूमर के लिए तो महंगा पड़ेगा ना, तो हम उस जगह पर इंडस्ट्री लगाएंगे जहां पर प्रोडक्शन और डिलीवरी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कंज्यूमर्स के लिए वो सबसे कम हो। तो सही आंसर हो जाएगा लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम। इंडस्ट्री यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स शुड बी लोकेटेड नियर टू। ऐसी इंडस्ट्री जो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल क्या होता है? समय के साथ जिसकी क्वालिटी कम हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए, जो वेट लूज कर दे उसको हम वेट लूजिंग रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल पर आधारित होती हैं उनको हम कहाँ पे लगाते हैं? नियर दी रॉ मटेरियल के पास लगाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो इंडस्ट्री में जा सके और ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोडक्शन किया जा सके। मार्केट कोई मतलब नहीं है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, पावर से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, रॉ मटेरियल से लेना देना है। रॉ मटेरियल के पास लगाते हैं इनको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री? पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? ऐसी इंडस्ट्री जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है, उनको हम बोलते हैं पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो कौन सी है इनमें से? शुगर इंडस्ट्री नहीं है, सिंथेटिक नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है। तो सही आंसर इसका डी, ओनली ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन बेसिक इंडस्ट्री? अब देखो बेसिक इंडस्ट्री तो मैंने बताया था ऐसी इंडस्ट्री जिनका जो फिनिश्ड गुड है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए। और नॉन बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जिनका जो फिनिश्ड गुड्स है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर के द्वारा उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे चाय, चाय को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ब्रेड को कंज्यूम करते हैं, बिस्कुटों को भी कंज्यूम करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन बेसिक इंडस्ट्री जो होती है इसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, है ना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल बताना है। अब मैंने बताई थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो एग्रीकल्चर पर आधारित होती हैं। तो शुगर आधारित है, कॉटन आधारित है, रबर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। देखो हाउस होल्ड इंडस्ट्री हम किसको बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को ही हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली जो प्रोडक्शन होता है उसको घर में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। सरप्लस इसमें बहुत कम होता है। प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। वो होती है हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो घर से ही चल रही है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा इसका कॉटेज इंडस्ट्री। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टिस्को किस नदी के किनारे पर है टिस्को, तो टिस्को आपका जहाँ पे नदी देखी सुमन रेखा, खारकई, महानदी, ओनली एंड बी। तो हमने पहले भी देख लिया शुरुआत में, सुमन रेखा और खारकई जो रिवर है इसके पास लगा हुआ है टिस्को प्लांट। टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पे आएगा सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है, तो कॉटन, शुगर, रबर, जूट। सही आंसर है इसका शुगर इंडस्ट्री। पहले नंबर पे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है वो है आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है वो है आपकी शुगर इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स सेटअप एट कानपुर बेस्ड ऑन। कानपुर में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रखी है वो किस पर आधारित है, पोर्ट फैसिलिटीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लोकल इन्वेस्टमेंट, चीप लेबर। सही आंसर है इसका लोकल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, कॉपर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। तो आपको लग ही रहा है इसका सही आंसर क्या है, पेट्रोलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। या पेट्रोकेमिकल सेक्टर का हब किस सिटी को बोला जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो सही आंसर है मुंबई। तो यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ऐसे ही इंडिया वाली जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर हमारे आज हो गए कंप्लीट, 2 चैप्टर और आज हो जाएंगे और फिर इनका एक कंबाइंड वीडियो आ जाएगा। तो 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके लगभग डन है। हर चैप्टर में से मैक्सिमम खोद खोद के सारे क्वेश्चन निकाल दिए, यूँ समझो माइनिंग करिए क्वेश्चंस की। और इनको करने से आपका एक रिवीजन भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और छोटे छोटे क्वेश्चन में जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी। बस पढ़ते रहो मन लगा के, रिवीजन करते रहो, पूरा से पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे दो, तभी चीज़ें पॉसिबल है। घबराना बिल्कुल नहीं है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धन्यवाद।